हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक एसबीआई पीओ टॉपर से जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। ना सिर्फ एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, उन्होंने 4 एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। और उन्होंने पहली बार जब कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया था तो उनका आरआरबी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक नहीं निकला था। और उसी साल उन्होंने 4 एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए। इंटरव्यू जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं, उसमें उन्होंने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया एंड हिंदी में अपना पूरा इंटरव्यू दिया था। उनकी जर्नी, उनकी प्रिपरेशन, उनकी स्ट्रैटेजी, हम सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क टारगेट कर रहे हैं, या फिर आईबीपीएस पीओ भी टारगेट कर रहे हैं, या आने वाले सालों में बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप ये वीडियो देखिए, मैंने एक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो लिंक भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आप लोग जाकर ये इंटरव्यू देखिए एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक बाय बाय। हाय रजत, वेलकम टू द चैनल। हेलो, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ क्लियर किया है एंड ये ड्रीम जॉब है। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की ड्रीम जॉब है, इसीलिए बैंकिंग के अंदर आते हैं। आपने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सो सबसे पहले तो मुझे आपकी वो फीलिंग जाननी है जब आपने पहली बार रिजल्ट देखा था एंड पीडीएफ में अपना नाम देखा था आपने। फीलिंग तो मतलब वो तो कोई बता नहीं सकता कैसी है वो। जब आपको देखते हो तो अपने आप ही होती है वो फीलिंग। मतलब मैं तो इतना खुश हो गया था कि मैं 2 सीढ़ी छोड़ के कूद गया था। गिरते गिरते बचा मैं तो। तो वो तो रहती है, सबकी अलग अलग होती है, किसी के लिए कुछ होता है। तो वो काफी अच्छी फीलिंग होती है, बड़ी। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने कितना एक्सपेक्ट किया था कि आपका हो जाएगा क्लियर? एक्सपेक्ट तो मतलब अच्छा, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था तो मेरे को थोड़ी होप थी कि हो जाएगा, पर चांस तो रहते ही है। लगता है कि होएगा नहीं होएगा। मैंने वो सही जवाब दिया उस टाइम इंटरव्यू में, उसको ऐसा देना चाहिए था। तो ये सब तो हाँ। रहता ही है। पर वही होता है, अच्छा। ने भी इंटरव्यू दिया था, उन सबका ही होता है कि हो जाएगा नहीं होएगा, बराबर ही नहीं होगा। बात है। बिल्कुल। घर वालों को कैसे न्यूज बताई थी ये वाली? तो घरवालों को बस भागता हो गया था। मैं मतलब ऊपर बैठा था अपना। उस दिन ट्यूसडे था, ट्यूसडे को ही आता है मोस्टली इसका रिजल्ट। तो ट्यूसडे था, उस दिन मैं ऐसी कॉल पे ही बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, एकदम उसका बीच में मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया। मैंने तो पहले उसकी कॉल काटी, मैं बाद में बात करते हैं। मैंने रिजल्ट चेक किया तो एकदम जैसे धीरे धीरे वो एक एक नंबर लिखते हैं ना, कि पहले वो हाँ। आते हैं मैच फाउंड, फिर 4, फिर 2, और फिर आखिरी में बचते एक। हाँ, कि पहले तो यकीन ही नहीं होता मेरा ही है ना ये। तो उसके बाद फिर मैं भागता हुआ नीचे गया। सबसे पहले तो बताया पूरी फैमिली को कि एसबीआई में हो गया है, पीओ में। सब सारे खुश थे, बहुत खुश होते हैं सारे। बिल्कुल। तो जैसे आपकी खुशी, आई होप कि जब हम ये इंटरव्यू, आपकी जर्नी आपकी शेयर करेंगे ऐसे अभी, क्योंकि एसबीआई पीओ का मेंस होने वाला है एंड बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आएंगे। सो हम्म। आप मुझे जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया एंड ये मिथ रहता है अक्सर, और डर भी होता है ये कि क्या पता हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ नहीं कर पाते हैं। तो आपकी वो जर्नी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड से शुरू करेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या था। मैंने मतलब 10th 11th 12th नॉन मेडिकल से करी थी। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में करी है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो मैथ होता है, फिजिक्स होती है, उसके साथ होती है कंप्यूटर। तो ये तीनों का होता है, थोड़ा अलग ही इसका रहता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स कंप्यूटर, मतलब फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री करते हैं। मैंने हाँ। पता नहीं क्यों कंप्यूटर किया, मेरे को भी नहीं पता। पर उस टाइम तो फाइनल ईयर में मैंने शुरू कर दी थी। उस टाइम कोरोना में ही था, तो 1 साल ही गया कॉलेज, उसके बाद तो सारा ऑनलाइन ही हो गया था। हाँ। फाइनल हाँ। ईयर में शुरू कर दी थी कि हाँ तैयारी करते हैं, कि जॉब का तो मुश्किल ही है इसमें आगे। तो बैंकिंग का मैंने शुरू किया था, लगभग सारे शुरू किए थे। बैंकिंग भी दी, एसएससी के एग्जाम भी दिए। तो इस हिसाब से तो पहले सबसे पहले मैंने आरआरबी का दिया था। शुरू में वही आते हैं, तो आरआरबी का तो मेरा प्री भी नहीं निकला था पहले। आरआरबी ओके। क्लर्क दोनों के प्री नहीं निकले। आरआरबी क्लर्क में तो 0.25 सही रहा था, मतलब इतने सही रहते हैं लगभग सारे। हाँ जी। और पीओ में एक एक नंबर का कम रह गया था प्री में। फिर उसके बाद थोड़ा सा होता है कि वैसे तो ये भी नहीं निकले, तो आगे वाले कहाँ से निकलेंगे। कि ये तो मतलब आरआरबी के थोड़े कहा जाते हैं कि सबसे इजी एग्जाम होते हैं बैंकिंग में। लेकिन फिर मैं कहा कि नहीं, चलो कोशिश तो करते हैं।
मेहनत करी थोड़ी। फिर आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आया था। आईबीपीएस क्लर्क में प्री तो निकल गया मेरा। उसके बाद मेंस भी, उसमें मेंस में मेरे अच्छे नंबर आए थे, उसमें मेरे को पीएनबी क्लर्क मिला था। ओके, ये कौन सी ईयर की बात है? ये इसी साल, पिछले साल वाले आईबीपीएस अच्छा, 22 वाले। मतलब उसमें मेरे लगभग 4 एग्जाम, जो ये चारों ही निकले थे, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। मतलब चारों ही एग्जाम में सिलेक्शन मिली थी मेरे को, तो ओके, आखिरी में। ओके। और चारों ही आपके फर्स्ट अटेम्प्ट थे ये? हाँ, ये चारों फर्स्ट टाइम। अरे वेरी गुड, फिर तो आपकी स्ट्रेटेजी पक्का जाननी चाहिए अगर आपने 4 एग्जाम्स अपने पहले अटेम्प्ट में ही निकाले हैं। तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट करते हैं कि आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन जो शुरू की, किस हम्म किस उसमें शुरू की, प्रीलिम्स शुरू किया या साथ में आपने मेंस को भी हैंडल किया? पहले आपने सिलेबस देखा, मॉक टेस्ट दिया पहले, या क्या था जब वो फर्स्ट स्टेप था आपका? मतलब मैंने सबसे पहले तो मतलब ऑफलाइन ही कोचिंग ली थी, यहाँ पे हिसार में ही, जहाँ से मैं हूँ। अच्छा। तो ऑफलाइन कोचिंग ली तो शुरू में तो यही होता है, जो वो बताते हैं हम देखते हैं, करते हैं, ठीक है। फिर मैंने 1-2 महीने बाद जब मैंने धीरे धीरे दिया, बैंक के मॉक एग्जाम दिए थोड़े, तो उसमें नंबर तो आए नहीं। हाँ तो जी। फिर मैंने सोचा कि क्या अलग करें। तो मैथ और रीजनिंग का तो धीरे धीरे यही लगता है कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ जाएगा। इंग्लिश का थोड़ा अलग रहता है, मैंने देखा है, मतलब वो वहां पे क्या करते हैं, मोस्टली ग्रामर ही ग्रामर कराते हैं। हम्म। कि आप एरर ढूंढ लो, आप एरर देख लो, ये नाउन एडवर्ब से आप एरर ठीक कर लो। अगर एग्जाम मतलब उसको फिर मैंने थोड़ा एनालाइज किया तो देखा कि ये 3 से 4 नंबर के ही एरर आते हैं उसमें, इंग्लिश में मोस्टली। हाँ बाकी तो थोड़ा सा उस टाइप का आते हैं कि आप मीनिंग निकाल के आप उसको कर जी। सको हाँ, इंग्लिश में। कॉम्प्रिहेंड बेसिकली। हाँ, कि अगर आप उसे समझ पा रहे हो तो आप उसको जवाब दे दोगे, ग्रामर आपकी अगर इतनी अच्छी नहीं भी है तो फिर मैंने उस बिल्कुल। हिसाब से सोचा कि थोड़ा वो करके देखते हैं, तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था मैं। उससे थोड़ी वो ठीक। कम्प्रीहेंशन अच्छा हुआ, वो समझ आने लगा कि हाँ, इसका यही होना चाहिए, इसका ऐसे करना चाहिए। शुरू में उसमें तो 10-12 नंबर आते थे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गए। तो अच्छे नंबर आए इंग्लिश में काफी आखिरी में, मतलब इंग्लिश ने ही सच बताऊं तो निकलवाए पेपर लगभग सारे। और मैथ और रीजनिंग तो प्रैक्टिस करने से ही आती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है। अलग अलग तरह के पजल करने होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, बट सबसे पहले मॉक टेस्ट की बात करते हैं कि आपने मॉक टेस्ट कौन सा अटेम्प्ट किया, एंड आपकी क्या रहती थी पूरी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी? मॉक टेस्ट मतलब मैंने थोड़े थोड़े सारे ट्राई करे हैं, टेक्स्ट बुक के भी करे हैं, प्रैक्टिस मॉक के भी कर रहे हैं, हॉली बोर्ड के भी, मतलब जो भी मिल जाए दे हाँ, वो लेता था करें। मैं। हम्म, तो स्ट्रेटजी सिंपल होती थी मेरी कि पहले 1 नंबर वाले करने, बड़े क्वेश्चन पे नहीं जाना पहले। जैसे पहले इंग्लिश खुलती थी तो इंग्लिश में मैं कंप्रिहेंशन पे नहीं जाता था, पहले पहले सिंपल जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो करता था, कि हाँ, एक एक है वो करते हैं। फिर उसके बाद जो सिंपल छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो करता था, और जब आखिरी में बच जाए तो कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल इनको आखिरी में रखता था, कि टाइम भी खराब करेंगे अगर नहीं हुए तो मुश्किल हो सकती है, तो इनको मुश्किल आखिरी होती में। है। हाँ, ये वैसे बेस्ट ही स्ट्रैटेजी। हम्म हाँ जी। वैसे ही जब मैथ आती थी तो उसमें कि पहले सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन करो जितनी जल्दी हाँ जी। निकल जाए। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज करो। फिर उसके बाद डीआई, और आखिरी में टाइम बच गया तो अर्थमेटिक पे जाता था हाँ, मैं। ठीक है। एंड सिमिलरली रीजनिंग के साथ भी पहले मिसलेनियस करो फिर पजल्स। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे आपने अब बताया कि आपके इंग्लिश में पहले 10 नंबर 12 नंबर ऐसे आते थे, फिर करते करते आपका सिलेक्शन ही इंग्लिश की वजह से हुआ है। और इंग्लिश ऐसे हम्म, बहुत स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश भी एक टाइम पर वीक ही रही है, उसके बाद आपने वो हम्म, इम्प्रूव किया, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल करते हैं। आपने बेसिकली जैसे बोला कि आपने सिर्फ रीडिंग से इम्प्रूव किए, लेकिन आपने ग्रामर वगैरह पढ़ी थी? क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस करते थे? फ्री सोर्सेज थे कुछ या क्या? मतलब इंग्लिश मोस्टली तो पहले न्यूज़पेपर तो मैं डेली पढ़ता था। उसके अलावा ठीक है। जो जैसे नॉवेल्स होते हैं थोड़े बहुत, उसका मेरे को शौक है तो नॉवेल्स पढ़ता था। फिर प्रैक्टिस की बात है तो प्रैक्टिस को तो जैसे हम मॉक टेस्ट जितने हो उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। स्पेसिफिक मैं ऐसे बुक में से नहीं करता था, क्योंकि फिर उसमें गलती ज्यादा होती है तो डर लगता है कि हो ही नहीं रहा, कैसे करेंगे। हाँ कॉन्फिडेंस नहीं जी। आता फिर, गलतियां ज्यादा है ना। तो
मोस्टली मैं मतलब पूरा मॉक ही देता था कि सेक्शनल मॉक दे लो इंग्लिश का, उसमें देख लो कि हम ये गलती कर रहे हैं, कि हाँ ये जी। एरर ऐसे होना था लेकिन हमने इसको ऐसे किया, तो अगली बार अगर ऐसा सेम क्वेश्चन आए तो इसको इस तरीके से करेंगे, ताकि धीरे धीरे वो गलतियां कम होती रहे अपने आप। हाँ जी, बेसिकली बस रीडिंग अच्छे से करो और मॉक हम्म, टेस्ट में जो गलतियां निकल रही है उनको सुधार लो, बस वो नहीं से रिवीजन हो जाएगा आपका इंग्लिश के लिए, और ज्यादा आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। तो अब आते हैं आपके सेकेंड, आपका क्वांट ज्यादा फेवरेट था या फिर रीजनिंग ज्यादा फेवरेट था? मेरा रीजनिंग मेरे को थोड़ा क्वांट से ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि रीजनिंग में पूरे 35 अटेम्प्ट हो जाते थे, क्वांट में हो नहीं पाते थे। वो पाते थे, राइट। तो क्वांट की बात करते हैं पहले, क्योंकि ये भी एक ऐसा, रीजनिंग मोस्टली सभी लोगों का अच्छा होता है और उतना ही स्कोर करते हैं सब आसपास, लेकिन क्वांट में स्पेशली अरिथमेटिक में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपने कैसे डील किया? पहले तो डीआई को, जिसे लोग बोलते हैं कि स्पीड नहीं बनती हमारी, तो इसीलिए लोगों के प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाते, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो इस चीज से काफी स्ट्रगल करते हैं, स्पीड नहीं होती। बिल्कुल। तो स्पीड के लिए वो क्या कर सकते हैं? आपने क्या सोर्सेस फॉलो किए, कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की थी, और उसके बाद आपने अरिथमेटिक को कैसे हैंडल किया? सोर्सेज तो मतलब आशीष अरोड़ा सर हैं, यूट्यूब पे उनकी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं उनकी, प्रैक्टिस भी बहुत कराते हैं वो, तो मैं मोस्टली उन्हीं की क्लासेस देखता था। उनकी ट्रिक्स भी काफी बढ़िया होती है, अलग अलग तरह से जो क्वेश्चन की ट्रिक्स बताते हैं। उसके अलावा स्पीड बढ़ाने की तो वही होती है सबसे पहले कि टेबल आनी चाहिए 30 तक की, हाँ जी। कि टेबल हमें आनी चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन तो रोज ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि 10-15 सिंप्लीफिकेशन डेली रोज सुबह बैठ के सबसे पहले वो सिंप्लीफिकेशन करो, ताकि वो स्पीड बढ़े। और फिर प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ती है। मतलब मैंने जैसे कर रखा था कि सिंप्लीफिकेशन 10-15 रोज करनी, 2-3 डीआई अलग अलग तरह की रोज करता था। रोज फिर मैं करनी, हाँ। ये करता था कि अर्थमेटिक में अब पहले तो एक शुरू में जब तैयारी करा तो पहले तो ये करता था कि जैसे टॉपिक उठा लिया एक टाइम एंड स्पीड का, तो उसकी पहले आज 20 क्वेश्चन उसके करे, अगले दिन हम्म। वर्क के 20 क्वेश्चन कर लिए, फिर पाइप के 20 क्वेश्चन कर लिए। जब धीरे धीरे उनमें ठीक लगने लगा तो फिर आखिरी में मैं रोज 20 क्वेश्चन मिक्स, सबके मिक्स 20 मिक्स क्वेश्चन। करने, हाँ। तो उस तरीके से वो, और जो नहीं आता जैसे कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसकी वीडियो यूट्यूब पे देख ली, उसकी ट्रिक देख ली कि उसको कैसे, जैसे कई बार वो डिस्काउंट वाला आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ हाँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, उसमें अटक जाते हैं, तो वो जाके वीडियो देख ली कि उसको कैसे करे। बिल्कुल। और फिर रीजनिंग के लिए आपने क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए, किन टीचर्स को फॉलो किया? रीजनिंग के लिए एक तो अंकुश लांबा सर है यूट्यूब पे, उनकी अच्छी वीडियोस हैं, अच्छे वो ट्रिक्स भी अच्छी होती हैं, पजल भी काफी अच्छी कराते हैं वो। और बिल्कुल। उसके अलावा बस कि जैसे कि मैं रोज ये था कि 5 पजल करनी है, अब वो हम्म। कहीं से भी मिल जाए, कि यूट्यूब से मतलब टेलीग्राम से कुछ उठा लिया है, किसी बुक में से कोई 5 पजल कर ली, कि 5 बिल्कुल। पजल रोज करनी है। तो जब वो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, तो फिर उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख लो जो भी सामने है जिसकी, और देख लो उसकी, वहां से मैं देख लेता। अच्छा, आपका मेंस के लिए आपकी क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी? मेंस के लिए आपने कैसे टैकल किया? मेंस के लिए मतलब 3 सब्जेक्ट तो वही रहते हैं, जीके थोड़ा सा हो जाता है कि जीके को कैसे अलग करें। तो हाँ मैं जी। मतलब जैसे प्री से पहले तो थोड़ा थोड़ा डेली करता था, कि जैसे जीके भी इतना फोकस नहीं, आधा 1 घंटा दिन का थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि क्या आज का है। लेकिन बिल्कुल। जब वो मेंस का हो कि अभी 20 दिन 25 दिन पढ़े हैं, रिजल्ट आएगा मेंस से, तो फिर 4-4 5-5 घंटे बस जीके में ही दो, कि बाकी चीज ना हो लेकिन जीके होनी चाहिए, क्योंकि जीके में ये हो जाता है कि कई कई बार तो कट ऑफ भी नहीं निकलती। लेकिन तो जैसे क्लाउड अफेयर की पीडीएफ आती थी, मैं हाँ जी। वो एक ही पीडीएफ मतलब 5-6 महीने की करनी होती थी, लेकिन एक ही पीडीएफ को 2-2 3-3 बार पढ़ लेता था, कि क्वेश्चन याद रहने चाहिए। हाँ जी, तो आपका सीए करने का कैसा था कि आप नोट्स बनाते थे या फिर मंथली और वीकली रिविजन बस पीडीएफ से कर लिए? बस पीडीएफ से रिवीजन करता था, लेकिन जैसे 1 मंथ की करी तो सिर्फ एक बार नहीं, उसको 2 या 3 बार पढ़ता था, कि हाँ कि वो याद रहे। अच्छा, और डेली करना चाहिए या फिर मंथली पे ही रिलाई करना चाहिए? मतलब दोनों चीजें अच्छी होती है, आप डेली का थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं कि याद रहे, लेकिन मंथली फिर आप रिवीजन कर सकते हो, कि ताकि जो हमने पढ़ा है वो आपको रिवाइज भी अच्छे से होता रहे। दोनों चीजें करनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल, दोनों चीजें करनी चाहिए, वरना बहुत, जितना कम टाइम मिलता है, 20 दिन के करीब मिलते हैं, 15-20 दिन, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। आप दो दो तीन तीन बार अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो। बिल्कुल। और जैसे एसबीआई पीओ का मेंस तो पता है सबको कि कितना डिफिकल्ट लेवल आता है, उसमें आप चाहे क्वांट देख लो, चाहे इंग्लिश देख लो, चाहे रीजनिंग देख लो, तो उन सब के सोर्सेज क्या थे आपके मेंस पढ़ने के? मेंस के मतलब यूट्यूब से ही करता था मैं,
कि अलग अलग, जैसे जब मेंस आने वाला था तो यूट्यूब पे नई नई वीडियोस आ जाती है कि मेंस लेवल क्वांट, मेंस लेवल डीआई, मेंस लेवल पजल। तो वही देखो कि पहले तो खुद मतलब वीडियो ऑन करके पोज करके ट्राई कर लो कि आप हाँ कितने जी। टाइम में उसे, उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लो कि आप उसे जल्दी कैसे कर सकते थे या आपने क्या कहाँ टाइम वेस्ट किया, तो उससे वो थोड़ा बेटर हो जाता जैसे इस बार एसबीआई में एक नई चीज ऐड हुई थी, वो था साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, काफी डरे हुए हैं, तो आप वो बताओ वो क्या है। है। साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ नहीं होता, मतलब वो होता है, मतलब आपका ये होता है कि एक चक्कर फालतू लगवाते हैं एग्जाम सेंटर पे, और कुछ नहीं है उसमें। मतलब सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बुक्स पसंद है या बुक्स पसंद नहीं है, आपको साफ तरह से, मतलब जैसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन की डेस्क पे आप साफ सफाई से रहना चाहते हो या बस आपको ज्यादा काम होना चाहिए, साफ सफाई जरूरी नहीं है। टाइम बाउंड होता है वो, 200 क्वेश्चन टाइम में करने होते हैं। टाइम मतलब टाइम उसमें ज्यादा ही होता है, वो बच ही जाता है टाइम। तो करीबन 2 घंटे मिलते हैं मेरे ख्याल से, तो याद भी नहीं, लेकिन उसमें 1 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। 1 घंटा तो आप दोबारा उन्हें देखते रहते हो कि हाँ कि इसको चेंज करूं या यही रहने दूं। और वेटेज क्या रहता है उसका, साइकोमेट्रिक टेस्ट का। उसका कोई वेटेज नहीं होता, वो मतलब इंटरव्यू में काम होता है, उसकी रिपोर्ट, मतलब जो जब हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है पैनल के सामने उसकी रिपोर्ट होती है हमारी, कि हमने किस तरीके से उसको जवाब दिया। अच्छा, ऑल राइट। और आपके बैच से इस बार जीडी दोबारा शुरू हुआ है, तो जीडी का क्या एक्सपीरियंस था आपका, और स्टूडेंट्स कैसे जीडी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, बिकॉज जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है, प्री और मेंस बहुत लोग निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी सिर्फ नॉलेज टेस्ट हो रही है, और लेकिन आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी का टेस्ट है कि कैसा आप परफॉर्म करोगे, वो जीडी और पीआई के अंदर होता है। तो जीडी के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था, और स्टूडेंट्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, एंड सिमिलरली फॉर पर्सनल, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पर्सनल इंटरव्यू का। तो जीडी का एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे सबको मतलब 10 चेयर्स थी, वहाँ पे उन सबको बिठाया, सामने 2 फैकल्टी बैठी थी। तो जीडी में ये था कि उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया कि आपको 10 मिनट इस पे बात करनी है, सबको अपनी अपनी बात रखनी है। ये नहीं है कि कौन सही कौन गलत, आपको जो भी लगता है आपको उस पे बोलना है। तो 10 मिनट उस पे हम सबने मतलब डिस्कशन की, किसी ने कुछ बोला, किसी ने अपनी तरफ से कुछ कहा, किसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी जो जो थी अपने अपनी हिसाब से उसने रखा, जो जिसको जो ठीक पसंद नहीं। 10 मिनट बाद उन्होंने हम सबको कहा कि बस रुक जाओ, जितना भी था अगर आपने इसे कंक्लूड करना है तो आप करो, नहीं तो आप बस रुक जाओ। उसके बाद जी शुरू किया। जी में क्या होता है कि वो हमें एक 10 पॉइंट दे देते हैं रिलेटेड किसी चीज से, और कहते हैं कि आपको प्रायोरिटी वाइज इन्हें सेट करना है कि कौन सी चीज पहले होनी चाहिए और कौन सी चीज बाद में होनी चाहिए। इसके लिए भी 10 मिनट मिलते हैं। तो ये भी 10 बच्चों का ग्रुप, हम बैठ के आपस में डिस्कस किया, किसने कहा कि ये चीज पहले होनी चाहिए या फिर ये चीज पहले होनी चाहिए। कई बार इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे आ जाते हैं कि वो बहस में लग जाते हैं कि नहीं होना तो ऐसे ही चाहिए, कि कुछ भी हो। तो मेरे को लगता है उस चीज के मार्क्स नहीं होते, वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि अपनी बात मनवाने की चीज है। लेकिन अगर आप ग्रुप में हो तो आपको अपने हिसाब से कि हाँ, दो जिसके टीम वर्क पॉइंट आपको ठीक यहाँ है, पे हाँ आ टीम जाता है। के तरीके से तो ये करना चाहिए। तो जी के टाइम तो हमारे वो 10 पॉइंट तैयार हो गए थे, लेकिन जब जीडी हो रहा था हमारा पहले, तो उसमें थोड़ी सी बहस हो गई थी, एक दूसरे से कहने लगे थे कि नहीं ऐसे नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। तो जीडी ये का सब चलते टॉपिक क्या उसके था बाद आपका। वो जीडी का हमारा था ब्लॉकचेन से रिलेटेड था। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ होता है कि पहले कोई स्टार्ट करेगा तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, या कंक्लूड करेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, या फिर हिंदी इंग्लिश का कुछ है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी डरते हैं इस चीज से कि इंग्लिश में ही बोलना होता है और हिंदी में वहां नहीं बोल सकते। देखो मतलब जब पहले इंटरव्यू से पहले एक हमारा बायोडेटा बनवाया जाता है, तो उसमें ऊपर ही पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि आप किस में दोगे इंटरव्यू, हिंदी में या हाँ। इंग्लिश में। उसके बाद ही हमारे नाम या सारा कुछ पूछा जाता है। तो मैंने सारा कुछ हिंदी में ही दिया था। जीडी भी मेरा हिंदी में ही था, जी भी, और उसके बाद पीआई मेरा वो हिंदी में ही था। तो ओके। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ डिपेंड करता है। अगर आप ठीक बात करते हो, सही से अपनी बात रखते हो सामने, तो लैंग्वेज का इतना फर्क नहीं पड़ता। आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इंटरव्यू का। इंटरव्यू आया, चौथे पांचवें नंबर पे था। मैं अंदर गया तो 5 जनों का, 5 पीपल्स का वो पैनल था। चेयरमैन बीच में बैठे थे, साइड में 2 लोग थे दोनों साइड। तो मैं सबसे पहले गया, मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश करी। तो उन्होंने उसके बाद जाके बैठ गया। तो सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन था कि आपने इसमें भरा है कि आप इंटरव्यू हिंदी में दोगे, तो हम आपसे सारे सवाल हिंदी में पूछेंगे, आपने इंग्लिश में नहीं देने।
मैंने कहा ठीक है सर, मैं हिंदी में ही दूंगा। फिर सबसे पहला ही उन्होंने जो चेयरमैन थे, उनका सवाल सबसे पहला मेरा बायोडेटा, मतलब उन्होंने जो भी अपने बारे में कुछ बताओ ये पूछ के, उसमें मैंने अपना ये बताया, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, बीएससी करी है। सीधा वो मेरी हॉबीज पे आ गया कि हॉबीज में जो मैंने भरी थी उस पर क्वेश्चन पूछने लग गए। मैंने हॉबीज जो भरी थी वो दो हॉबीज भरी थी, एक तो ये भरी थी कि वेब सीरीज देखना पसंद है, और दूसरा मैंने ये भरा था कि बुक्स पढ़ना पसंद है। तो उन्होंने अच्छा। सबसे पहले ये पूछा कि कौन सी बुक्स पढ़ी है आपने, मतलब शायद वो जज कर रहे थे या थोड़ा इस तरीके से पूछा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। होता है ना कई बार कि कोई हॉबीज नहीं होती तो मोस्टली यही लिख देते हैं कि बुक्स पढ़ना पसंद है। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा कि मुझे बुक्स पढ़, मैंने एक बुक पढ़ी है। वो कहते कौन सी पढ़ी है, तो मैंने कहा द डा विंची कोड पढ़ी है, डैन ब्राउन। कहते ठीक है, मैंने भी पढ़ी है। वो बोले मैंने 10-12 साल पहले पढ़ी थी और मेरे को पूरी कहानी याद है, आप इसकी कहानी सुनाओ मेरे को। तो मैंने अच्छा। पढ़ी, तो मैंने उसकी कहानी सुनाना शुरू करी। तो बोले चलो एक चीज बताओ मेरे को, वो बुक है पूरी, वो इतनी मोटी बुक है 600-700 पेज की, वो उसका टाइमलाइन कितना है, बुक का कितने टाइम की है वो बुक। तो उसका जवाब मैंने मतलब पढ़ी हुई थी, एकदम से मेरे को याद आ गया कि हाँ इसका ये है, वो मैंने दे दिया। तो जैसे ही वो जवाब मैंने दिया, वो एकदम सही वहां पे हो गया कि हाँ ठीक है, इसको झूठ नहीं बोल रहा, ये बुक्स पढ़ता है। तो उसके हाँ। बाद से उन्हें लगा कि हाँ ठीक है। फिर वो बुक्स पढ़ी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा ये पूछा कि क्या ग्रेजुएशन में क्यों बैंक में आना चाहते हो, कि एसबीआई के बारे में कुछ बताओ। तो जैसा हम प्रिपेयर करके जाते कि एसबीआई लार्जेस्ट बैंक, कमर्शियल बैंक, वो सारा कुछ मैंने बताया। फिर धीरे धीरे सारे पूछते हैं, किसी ने मेरे से, जैसे मेरी कंप्यूटर एप्लीकेशन की थी, तो उन्होंने उस टाइम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा चल रहा था, तो बताओ कि जनरेटिव एआई क्या होती है। एक जो साइड में पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा जनरेटिव एआई क्या होती है। चैट जीपीटी उस टाइम नया नया आया था। तो मतलब मैंने उसका जवाब दिया था कि इसका जो जवाब होता है, हर बार हम सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो हर बार इसका नया जवाब होता है। जैसे हम गूगल पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सेम जवाब आता है, लेकिन इसमें हर बार इसका नया जवाब आता है, अलग लैंग्वेज में आता है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक पैनल मेंबर ने पूछा कि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसमें इंडिया किसकी साइड है। तो उसका ये जवाब था कि मैंने ये कहा कि अभी तो ऑफिशियली तो इंडिया किसी की साइड नहीं है। तो मेरा 10-12 मिनट इंटरव्यू चला, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो। अच्छा, सबको जैसे मैंने कितना जैसे आपने भी बताया कि जरूरी आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे और आपने कितनों का आंसर शायद नहीं दिया होगा, आते नहीं होंगे, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो उस वक्त इंटरव्यू में? मतलब क्वेश्चंस जैसे दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके होते हैं पर्सनल क्वेश्चन की, जैसे आपसे रिलेटेड, आपके एरिया से रिलेटेड, वो आपको आने चाहिए अगर ठीक। आपके नॉलेज कम है। इंटरव्यू में लेकिन मार्क्स देखिए, मिले आपको? मेरे इंटरव्यू में 30 में से 30 मार्क्स थे। वाओ। जीडीजी में 15 मार्क्स आए थे 30 में से। ओके, चलिए, दैट्स ग्रेट। एंड सारी चीजें हमने आपसे बात कर ली। आई होप कि स्टूडेंट्स को बहुत इनसे इंसाइट मिलेगी, एंड क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है तो उनको भी ये मोटिवेशन जरूर मिलेगी कि जो मिथ्स हैं उनके दिमाग में कि शायद फर्स्ट टाइम में नहीं कर सकते हैं या फिर इतना डिफिकल्ट होता है, तो आपने वो मिथ बस्ट किया है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम में भी लोग निकाल रहे हैं, हिंदी में इंटरव्यू देके भी लोग निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फुल ऑन इंग्लिश आनी चाहिए या फिर आपको बहुत टाइम प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड बिल्कुल। लास्ट फ्यू वर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ऐसी एडवाइस जो आप चाहते हो कि वो लोग फॉलो करें, या जो कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो आपने अपने टाइम में करी और वो ना करें स्टूडेंट्स? मतलब सबसे पहले तो यही कहूंगा कि सेम गलतियां बार बार मत करो। जैसे मैं शुरू में मॉक देते तो हम बार बार सेम गलतियां करते, तो मेरे को अपने आप पे लगता था कि मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ। फिर जैसे शुरू में मैंने आरआरबी के एग्जाम दिए, तो उसमें ये था कि मैं, मतलब उसमें कंप्लीट टाइम होता है तो मैं एक ही रीजनिंग में ही लगा रहा, मैथ्स पे गया ही नहीं। तो जब थोड़ा सा टाइम बचा बिल्कुल। तो चीजें को छोड़ना भी पड़ता है। जो चीज आसान चीजों को पहले उठाओ, जो हो जाए उनको करो, उसके बाद टाइम बचे तो बाकी चीजों पे जाओ। मेरे ख्याल से ये ठीक रहता है। बाकी 5 तारीख को एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, आगे इंटरव्यू भी होएगा। होपफुली आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। एंड थैंक यू सो थैंक यू मच। मेरे को भी यहाँ पे बुलाने के लिए, मौका देने के लिए। आपका भी। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, थैंक यू।